दिल्ली के हौज खास में एक नौकरानी जो कि बेहद ईमानदार रहती है, लेकिन कई सालों से एक परिवार में वह काम करती थी, सहायिका का काम करती थी। जो मालकिन घर की रहती, काफ़ी बुजुर्ग रहती, तो उनका हेल्प वगैरह किया करती थी, खाना वगैरह भी बनाया करती थी। काफ़ी ईमानदार थी, कई सालों से वह काम किया करती थी, लेकिन एक दिन उसकी नीयत बिगड़ जाती है और वह घर में ही चोरी कर बैठती है करीब 43,000 रुपये, और चोरी कर फरार हो जाती है। अब जैसे ही एक ड्राइवर भी वहाँ काम किया करता था, ड्राइवर आता है और अपनी बूढ़ी मालकिन करीब 95 साल उम्र रहती है, उनसे जब कुछ पैसों की बात करता तो ड्राइवर पर भी बूढ़ी मालकिन का काफ़ी विश्वास रहता। बूढ़ी मालकिन कहती है, ठीक है, अलमारी में कुछ पैसे पड़े हैं, चलो मैं दे देती हूँ। जैसे ही बूढ़ी मालकिन अलमारी के पास जाती है तो पैसे गायब रहते हैं। अब वह परेशान हो जाती है और ड्राइवर से कहती है कि अलमारी में पैसे नहीं हैं, पैसे चोरी हो गए हैं। उधर ड्राइवर कहता है कि मालकिन कहीं ऐसा तो नहीं है, सुबह नौकरानी आई थी, उसी ने पैसे चोरी किए हैं। अब इधर नौकरानी को जब मालकिन फ़ोन करती है तो फ़ोन बंद आने लगता है। अब इधर नौकर का पूरा शक सही साबित हो रहा था कि फ़ोन भी बंद है, नौकरानी भी गायब है। अब वह मालकिन को लेकर पास में एक जगह पड़ती है पंचशील पार्क, वहीं नौकर का भी घर रहता और वहीं नौकरानी का भी घर रहता है, यानी कि ड्राइवर और नौकरानी दोनों का घर आसपास रहता है। नौकर जब उसके घर जाता है तो घर पर ताला लगा था, वो गायब थी। अब इधर नौकर अपनी मालकिन को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, दक्षिणी पुलिस स्टेशन। दक्षिणी दिल्ली के पुलिस स्टेशन में जाने के बाद शिकायत दर्ज कराता है। जो महिला रहती हैं उनके अनुसार कि उनके घर से करीब 43,000 रुपये नौकरानी ने चोरी कर लिए हैं और वो घर से गायब है। अब पुलिस नौकरानी का फ़ोटोज़ और नंबर मांगती है, मोबाइल नंबर लेने के बाद अब पुलिस जांच पड़ताल करती है। अब आस पास के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो एक ऐसी हकीकत सामने आती है साथियों, जिसे सुनने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो जाते, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। साथियों, आज कहानी एक ऐसी महिला की है जिसके साथ कभी सही हुआ ही नहीं, हमेशा हर कदम पर उसके साथ धोखा ही होता गया और उसकी ज़िंदगी यूं ही डूबती चली गई। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के हौज खास की। दिल्ली के हौज खास में एक परिवार काफ़ी हंसी खुशी जी रहा था। परिवार में उसके 2 बेटे जो कि बाहर रहते थे, और इधर उनकी माँ जो बुजुर्ग रहती हैं करीब 95 साल की उम्र में, वो अपने कमरे पर रहती थी। काफ़ी पैसा रुपया सब कुछ था, गाड़ी थे। और इसी दौरान अब एक ड्राइवर जो वहाँ काम किया करता था, उस बूढ़ी मालकिन को उनके घर से सिटीजन एक जगह लगती है दिल्ली में ही, वहीं सिटीजन क्लब जो कि महिलाओं का क्लब होता है, वहाँ जाकर महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं, अपना टाइम पास वगैरह किया करती हैं। वहीं वह लेकर आने जाने का काम करता था और भी दूसरी जगह काम करता था। हफ्ते में 3 दिन वह उस बुजुर्ग महिला के घर आता जाता था। साथियों, समय बीतता गया, सब कुछ सही चल रहा था। अब ज़रूरत पड़ती है एक नौकरानी की। तभी झारखंड की रहने वाली एक लड़की, जिसकी शादी होती है एक लड़के पुनीत के साथ उसकी शादी होती है। नाम मनीषा रहता है। बेहद खुश रहती। शादी के बाद कुछ दिनों तक काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उसका पति शराब के नशे में घर आता है। साथियों, जैसे ही पति शराब के नशे में घर आता है, लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अब लड़की जब अपने पति को कुछ कहती तो उसका पति पुनीत उसे मारता पीटता। अब मारपीट देखकर लड़की सहम जाती है। अब वो बोलना बंद कर देती है, लेकिन वह शराब के नशे में जब कमरे पर आता है तो कभी घर वालों को भी बुरा भला कहता और अपनी मात्र 20 से 25 दिन आई हुई पत्नी के साथ कमरे में ले जाकर उसके साथ इस तरह से अननेचुरल संबंध बनाता कि वो परेशान हो जाती है। अब कभी टॉयज और बहुत ऐसी चीज़ों का, अप्राकृतिक चीज़ों का वो प्रयोग करता, जिसके चक्कर में वो महिला कई बार बेहोश हो जाती, उसकी हालत ख़राब हो जाती। अब यह सब देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, अपने घर वालों को सारी बात बताती है। घर वाले वहाँ पहुँचते हैं और जाने के बाद मनीषा के ससुराल समझाने की कोशिश करते हैं उसके पति को, लेकिन साथियों, उसका पति नशेड़ी था, वो समझने को तैयार नहीं था। वो उसके भाई और पिता को भी मारने के लिए दौड़ा लेता है।
अब यह सब कुछ देख लड़की परेशान हो जाती है मनीषा। वो सोचती है कि अब वह उसके साथ नहीं रहेगी। अभी ये हाल है तो भविष्य में क्या होगा। अब वह तलाक चाहती थी। वो अपने पिता और भाई से कहती है कि मुझे तलाक चाहिए, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। ऐसे दरिंदे के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ जो मेरे भाई और पिता की भी इज्जत ना करे, मुझे भी मारता पीटता है और मेरे साथ गलत तरीके से संबंध बनाता है। अब महिला का तलाक हो जाता है। महिला तलाक देने के बाद एक उसका भाई जो कि दिल्ली में ही रहता था, साथियों वह कुछ दिन अपने घर रहती, उसके बाद वह दिल्ली चली जाती है। अब घर वाले इधर उसके माँ बाप भाई कहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। वह उसकी रूह बिल्कुल उस दरिंदे पति की वजह से कांप जाती है। अब वो शादी करने की इच्छुक नहीं रहती। वह कहती है कि मैं अपने भाई के पास जाना चाहती हूँ, दिल्ली में ही जाकर कुछ काम वगैरह करूँगी और अपना जो भी पैसा होगा वो गरीबों की मदद में लगाऊंगी और अपना पालन पोषण करूंगी, मैं शादी नहीं कर सकती। अब वो दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली जाने के बाद साथियों अब वहाँ वो लोगों के घरों में जाकर लोगों के सहायिका का काम करने लगती है। घर में खाना वगैरह बनाना, अच्छे अच्छे घरों में जाना और अच्छे पैसे लेती थी और बड़े घरों में काम करती थी। देखने में भी काफ़ी खूबसूरत तेज़ तर्रार लड़की। अब इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है पंचशील पार्क में ही रहने वाला एक व्यक्ति जो कि पेशे से ड्राइवर रहता है और कानपुर हिमाचल का रहने वाला होता है, नाम जितेंद्र। जितेंद्र से जब उसकी मुलाकात होती है, वह भी उसका पड़ोसी ही रहता है, आते जाते बातचीत होती थी। अब वो एक दिन जहाँ काम करता था, हफ्ते में 3 दिन एक बुज़ुर्ग महिला को लाने ले जाने का काम करता था। अब उसके पैसे भी उसे अच्छे खासे मिलते थे। बाकी के दिनों वो अलग घरों में काम करता था। अब जितेंद्र की मुलाकात उस जब महिला से होती है जिसका नाम मनीषा रहता है, तो अब मनीषा से वो बातचीत करता है और इसी दौरान जब एक दिन अपने मालकिन को लेकर जाता है तो मालकिन के घर उसके अभी एक बेटा घर पर रहता, 2 बेटे रहते और उसकी बहू भी घर पर थी। लेकिन बहू भी डॉक्टर रहती, बेटा भी डॉक्टर रहता, दोनों बेंगलोर में डॉक्टर रहते। लेकिन अब बड़ा घर होने की वजह से महिला अपना घर नहीं छोड़ती थी, वह साथ रहना चाहती थी, अपने घर पर ही रहना चाहती थी। और इधर डॉक्टर होने की वजह से उसके बेटे और बहू अपनी माँ को साथ रखना चाहते थे, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थी। अब वो अकेले ही वहाँ पर रहने लगती हैं। अब इसी दौरान ज़रूरत पड़ती है नौकरानी की। तो जितेंद्र होता है, वो बताता है कि उसके बगल में एक महिला है जो बहुत पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है और काफ़ी ईमानदार है। वो काम धाम भी कर लेगी, घर भी संभाल लेगी। अब वो मनीषा को लेकर दिल्ली के हौज खास उस महिला के पास जाता है और जाकर बातचीत कराता है। महिला बहुत इम्प्रेस होती है उस नौकरानी से, मनीषा से, और अच्छे खासे पैसे देकर अब उसे घर में रखती है और काम धाम कराती है। कभी वो अपने कमरे पे रहती तो कभी 1-2 जगह काम करती थी। तो काम करने के बाद कभी बूढ़ी माँ के साथ समय गुजारा करती थी। आते समय ड्राइवर जितेंद्र को वो पसंद आने लगती है। जितेंद्र भी शादीशुदा रहता है, उसके भी 2 बेटे और एक बेटी रहती है जो कि हिमाचल अपने गांव खानपुर में रहती थी। अब वह मनीषा को पसंद करने लगता है, धीरे धीरे पसंद करने लगता है। आते जाते अब उसके कमरे पर भी जाने लगता है। अब एक दिन जब उसके कमरे पर बैठा रहता है तो मनीषा भी उसके साथ रहती। कभी कभी वो मनीषा के घर ही जाकर खाना वगैरह भी खाया करता था। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ने लगती है। तो मनीषा अब अपना जीवन उसी के साथ गुजारना चाहती थी और इधर उसे पता नहीं था कि वो शादीशुदा है। और इधर जितेंद्र मनीषा के प्यार में बावला हो जाता है और दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करने लगते हैं। अब उसके साथ लिव इन रिलेशन में जितेंद्र रहने लगता है, जाकर तलाकशुदा महिला मनीषा के साथ, जिसकी उम्र अब 50 वर्ष हो जाती है। 50 वर्षीय महिला के साथ जितेंद्र भी 48 साल का जितेंद्र मनीषा के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगता है। रातों उसी के साथ सोता है और उसी के साथ अपना जीवन गुजारने लगता है। अब धीरे धीरे बातें खुलने लगती हैं। अब एक दिन मनीषा को पता चलता है कि उसका जो प्रेमी है वो शादीशुदा है।
अब इस बात पर वो एतराज़ करती है। वो उससे कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है, बाकी का बचा हुआ जीवन उसके साथ गुजारना चाहती है। अब इधर जो ड्राइवर जितेंद्र रहता है वो परेशान हो जाता है, अपने प्रेम जाल में फंसाकर अब उस नौकरानी मनीषा का शिकार करता था और उसके साथ ही रातें गुजारता था। समय बीतता गया, धीरे धीरे शादी की बात आती तो अक्सर टाल देता था कि अगले साल शादी करेगा। शादी करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। अब समय बीतता गया। अब इधर एक दिन जो उसकी मनीषा प्रेमिका रहती है वो कहती है नौकरानी कि देखो, जो तुम मेरे साथ कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? लोगों को हमारे बारे में पता चल चुका है कि तुम मेरे घर आते जाते हो, लोग शक करते हैं, शक की निगाहों से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पति बना लो ताकि लोगों का शक दूर हो जाए। अब इधर जितेंद्र परेशान होने लगता है। परेशान होने के बाद कहता है ठीक है, सितंबर अक्टूबर आने दो, मैं शादी कर लूँगा, मैं अपने घर वालों से भी बातचीत करूँगा और तुमसे शादी कर लूँगा। अब महिला परेशान हो जाती है कि आखिर यह शादी करना क्यों नहीं चाहता है, या तो उसे धोखा दे रहा है। अब एक रात जब उसके साथ वो संबंध बनाने के लिए जितेंद्र जाता है तो वहाँ पर मनीषा उसे मना कर देती है, कहती है कि नहीं, अब जब तुम शादी कर लोगे तभी मैं तुमसे संबंध बनाऊंगी। अब समय गुजरता है, महीने गुजर जाते हैं, मनीषा से जितेंद्र की बातचीत नहीं होती। जितेंद्र उससे दूरियां बनाने लगता है, लेकिन मनीषा उससे दूर नहीं जाना चाहती थी। एक रोज़ मालकिन के कमरे पर मनीषा उससे कहती है कि देखो, मुझे पता है कि तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है, तुमने शादी का वादा भी किया है और तुम मुझसे दूर भी नहीं जा पाओगे। मैं ये सारी बातें मालकिन को बता दूंगी, पुलिस वालों को बता दूंगी कि तुम मेरे साथ क्या करते हो। अब इधर जितेंद्र परेशान होने लगता है। अब उसे अपने बेटी बच्चों की याद आने लगती है तो कुछ दिन के लिए अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद जब वो वापस लौटता है तब तक उसकी मालकिन कहती है कि बेटा, कुछ पैसे ले लो और मार्केट चलना है। अब बुजुर्ग मालकिन ड्राइवर पर काफ़ी विश्वास करती थी, ड्राइवर भी काफ़ी ईमानदार था, कभी चोरी वगैरह किया नहीं। तो फिर मालकिन को लिवा कर ही जाता है, अलमारी खोलता है, मालकिन के सामने पैसे निकालता है और तभी वो कहता है कि मालकिन, पैसे तो कुछ कम नज़र आ रहे हैं, इसमें करीब 43,000 रुपये गायब हैं। मालकिन कहती है कि सुबह में सिर्फ नौकरानी मनीषा आई थी और कोई नहीं आया था। अब इधर बेहद परेशान होने के बाद मालकिन जितेंद्र को लेकर उसके कमरे पर जाती है, नौकरानी के कमरे पर, तो वहाँ पर भी वो नहीं रहती। फ़ोन वगैरह करती तो उसका फ़ोन वगैरह भी बंद आ रहा था। अब इधर परेशान होने के बाद बुज़ुर्ग मालकिन 95 साल की उम्र, जो सही से चल भी नहीं सकती थी, उन्हें लेकर वह पुलिस स्टेशन पहुँचता है, दक्षिणी दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन। वहाँ जाने के बाद शिकायत दर्ज कराती है बुज़ुर्ग महिला, शिकायत कि उसकी जो नौकरानी है उसके कमरे से 43,000 रुपये करीब चुरा कर वो फ़रार हो गई है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, फ़ोन भी बंद है, घर पे लॉक लगा हुआ है। अब इधर बुजुर्ग महिला की शिकायत पर पुलिस एक्टिव हो जाती है। अब उस महिला के घर जाती है जहाँ मनीषा कमरे पर रहती थी। वहाँ कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। लोगों से पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता कि वो नौकरानी का काम करती, लोगों के सहायता वगैरह का काम करती, लेकिन उसका कुछ पता नहीं था। आज सुबह तो कल तो वो दिखी थी, यानी कि 26 सितंबर साल 2024 को शिकायत करने ड्राइवर अपनी मालकिन को लेकर जाता है और 26 तारीख को सुबह वह घर पर दिखी थी, लेकिन उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। अब इधर शाम हो जाती है, उसका कुछ पता नहीं चलता है। अगले दिन जब कुछ भी पता नहीं चलता तो सीसीटीवी फुटेज खंगालती है उसके घर के आसपास में। जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालती है तो उसमें पुलिस देखती है कि एक गाड़ी सफ़ेद कलर की उसके घर के पास आकर रुकती है और फिर उसमें जो ड्राइवर होता है वह उतरता है। उतरने के बाद कमरे से एक बोरी निकालता है। बोरी निकालने के बाद वह बोरी को डिग्गी में रखता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब पुलिस उस गाड़ी का नंबर लेती है और मालिक का पता करती है तो पता चलता है कि वह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसी बुजुर्ग मालकिन की थी जो 95 ईयर की है, और वह ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही जितेंद्र है जो उसका प्रेमी रहता है।
अब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जब उससे पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है। टूट जाता है और पुलिस को एक ऐसी हकीकत बताता है जिसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह सकती है। साथियों, वो बताता है कि 26 सितंबर को वो जब कमरे पर जाता है सुबह में ही, तो उससे बताता है कि वह शादी नहीं कर सकता है। उसके घर वाले राजी नहीं हैं। दो दो पत्नियों मैं नहीं रख सकता, क्योंकि मेरी जो बीवी है वह काफ़ी गुस्सैल है, वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है और वो अपने पति को शहर छोड़कर घर आने के लिए कह रही है। अब वह यह सारी बातें झूठ बोल रहा था, इसीलिए उससे बातचीत हुई तो वह गुस्सा काफ़ी उससे आने लगता है, गुस्से में आ जाती है। और गुस्से आने के बाद फिर से वह कहती है कि अब वह जा रही है और जाकर सारी बात मालकिन को बताएगी कि उसके नौकरानी के साथ तुम क्या करते हो। और घर में और भी चीज़ें ऐसी थी जो उसने पुलिस को बताई, प्राइवेट बातें कि जो वह करता था। अब फिर पुलिस जब उससे पूछताछ करती है कि ठीक है, आखिर उसके बाद तुमने क्या किया, उस बोरी में क्या था, वो गायब कहाँ हो गई। तभी जितेंद्र बताता है कि साहब, मैं जब कमरे में गया तो वह जिद करने लगी कि आज चल के तुम मंदिर में शादी कर लो, वरना मैं अभी मालकिन को फ़ोन कर सारी बात बताऊंगी, पुलिस को भी सारी बात बताऊंगी। अब मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच यह बात बता दे। और वो घर गया था तो किसी से बातें भी नहीं किया था। यह बात सिर्फ नौकरानी और उसके बीच में हुई थी कि उसके बीवी बच्चे तैयार नहीं हैं, घर वाले तैयार नहीं हैं। वो उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था कि शायद वो बहक जाए तो वो उससे पीछा छुड़ा सके। अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, कहती है कि मैं अभी मालकिन को फ़ोन कर सारी बात बताती हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है। आज तक मैं ये सोचती रही कि तुम मुझसे शादी करोगे। 3 से 4 साल गुजर गए और तुम मेरे साथ ऐसी हरकत करते रहे। मेरे विश्वास को तुमने तोड़ा है। अब वो फ़ोन उठाती है फ़ोन करने के लिए, तभी वहाँ पर एक तार रखा रहता है, उसी तार से वो उसका गला घोट देता है और उसकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो उसके बाद वह उसे एक बोरी में भरता है। बोरी में भरने के बाद गाड़ी की डिग्गी में डालकर बाहर लॉक लगाता है और उसे लेकर वहाँ से नोएडा चला जाता है। नोएडा जाने के बाद एक सुनसान जगह पर उसकी बॉडी को सुनसान जगह पर फेंक कर एक जंगल में और वहाँ से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद अब वह यह सोचता था कि पुलिस अब उसे पकड़ नहीं पाएगी, कहीं उसका कुछ पता नहीं चलेगा। अब बचने के लिए वो मालकिन के पास जाता है और मालकिन को कहीं कोई शक ना हो, इसलिए मालकिन से कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। मालकिन मैं बहुत जल्द दे दूंगा। मालकिन को लेकर अंदर जाता है, पैसे लेता है तो बताता है कि मालकिन इसमें कुछ पैसे कम हैं। अब सारे पैसों का हिसाब किताब भी रखता था, घर का केयरटेकर का भी काम करता था। अब इधर महिला को शक होता है कि शायद पैसे नौकरानी निकाला होगा, और उधर ड्राइवर जितेंद्र भी कहता है कि पैसे नौकरानी ने चुराए हैं। अब वो बहाना बनाने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी, लोगों को लगेगा कि वो पैसे चुरा कर कहीं फरार हो गई। अब पुलिस जितेंद्र से पूछती है कि आखिर नोएडा में किस जगह तुमने लाश को छिपाया है। उसे लेकर पुलिस जाती है और निशानदेही पर उसके बताए हुए जगह पर उस महिला की बॉडी को बरामद करती है। बरामद करने के बाद उसे जितेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। साथियों, जब यह खबर हौज खास के आसपास पहुंचती है, समाचार पत्रों में पहुंचती है, माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो लोग हैरान थे। ये आदमी हवस के नशे के लिए न जाने क्या क्या कर रहा है, अपने ही परिवार को धोखा दे रहा है, सामने वाले व्यक्ति को भी धोखा दे रहा है। और एक महिला जो एक अपने पति से तलाक लेने के बाद उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे सुधर रही थी। उसकी ख्वाहिश थी कि सामने वाला व्यक्ति उसे बहुत प्यार करता है, उससे शादी करेगा, लेकिन वह सिर्फ उसके जिस्म का भूखा था और जिस्म के लिए वह उसके साथ तरह तरह की बातें करता था, उसे अपने प्रेम जाल में फंसा के रखा। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो फिर महिला को मिली मौत। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिन्होंने अपने नाम लेने की अपील की है, जिसमें डॉक्टर ए के अग्निहोत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के रहने वाले हैं। हिमांशु राय हैं, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के रहने वाले हैं। सतीश गुप्ता जी उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी जी सेंट्रल जेल बीकानेर से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं। के एम राय जी हैं जम्मू एंड कश्मीर से। फैजल खान भाई हैं राजस्थान से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। सब इतना प्यार सपोर्ट देते हैं।
मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।